हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम मस्ट रीड बुक्स की सीरीज में सुनने जा रहे हैं हमारे 11वें राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर मैं इस किताब को अपने मस्ट रीड सेक्शन में बताने जा रही हूँ। माननीय महामहिम स्वर्गीय श्री एपीजे अब्दुल कलाम किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इसीलिए मैं सीधे इनकी इस किताब पर आ जाती हूँ। ये किताब 4 भागों में विभक्त है। पहला भाग सर्वेक्षण। इसमें श्री कलाम ने अपने बचपन, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि और अपनी प्रारंभिक शिक्षा का वर्णन किया है। वे अपने जीवन पर अपने माता पिता और शिक्षकों के प्रभाव के बारे में बात करते हैं और कैसे उनकी शिक्षाओं ने उसके चरित्र को आकार देने में मदद की। दूसरा भाग सृजन। इसमें उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपने कैरियर और भारत के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रमों में उनके योगदान पर केंद्रित है। वे सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी और अग्नि मिसाइल कार्यक्रम जैसी विभिन्न परियोजनाओं पर काम करने के अपने अनुभवों के बारे में बताया है। वह राष्ट्र के विकास के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्व पर भी अपने विचार साझा करते हैं। तीसरा भाग आराधना। इसमें श्री कलाम अपने जीवन और उनके द्वारा सीखे गए पाठों को दर्शाते हैं। वह आध्यात्मिकता के महत्व, समाज को आकार देने में शिक्षा की भूमिका और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए युवाओं की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। वे भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को भी साझा करते हैं। देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने की आवश्यकता पर बल देते हैं। अंतिम भाग अवलोकन। भारत के राष्ट्रपति के रूप में श्री कलाम के कार्यकाल को वो चित्रित करते हैं। वे अपनी अध्यक्षता के दौरान अपने अनुभवों, विश्व के विभिन्न नेताओं के साथ अपनी बातचीत और अपने सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। वे एक लोकतांत्रिक समाज में राष्ट्रपति की भूमिका और विभिन्न समुदायों के बीच एकता और सद्भाव को बढ़ावा देने के महत्व पर भी अपने विचार साझा करते हैं। तो आइए इन 4 भागों को थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। पहला भाग सर्वेक्षण, चैप्टर 1। इसमें श्री कलाम बताते हैं कि उनका जन्म रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुसलमान परिवार में हुआ था। उनके पिता ने ज्यादा औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, परंतु वो बुद्धिमान थे। उनकी माता आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगनी थी। उनकी माता के खानदान का बड़ा सम्मान था और उनके परिवार में किसी पूर्वज को अंग्रेजों द्वारा बहादुर का टाइटल भी दिया गया था। वो एक मुस्लिम बहुल इलाका था, परंतु वहाँ कई हिंदू परिवार थे और सभी मिलजुल कर रहते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी लक्ष्मण शास्त्री उनके पिता के अभिन्न मित्र थे। उनके पिताजी आध्यात्म की जटिल बातों को तमिल में आसानी से समझा देते थे। जब कलाम 6 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी ने लकड़ी की नौका बनाने का कारोबार किया और लोगों को धनुषकोडी तक जाने के लिए नौका देने का व्यापार किया। कलाम को जलालुद्दीन नामक एक साथी मिला, जिसके साथ वो घंटों शास्त्रों की बातें किया करते थे। वो सामान्यतः एक शिव मंदिर पर रुकते और बाकी लोगों की तरह उसकी परिक्रमा भी करते थे। उन्हें इससे बहुत ऊर्जा मिलने का एहसास होता था। जलालुद्दीन ईश्वर से ऐसी बातें करते थे जैसे ईश्वर से उनकी भागीदारी हो। उनके व्यक्तित्व ने कलाम को बहुत प्रभावित किया। वैसे जलालुद्दीन ही वो व्यक्ति थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे, इसीलिए हर कोई उन पर निर्भर करता था। दूसरा व्यक्ति जिसका कलाम के बाल जीवन पर बेहद गहरा असर पड़ा, वो थे शमसुद्दीन, जो उनके चाचा के बेटे थे। वो रामेश्वरम में अखबारों के अकेले वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित लेख, ज्योतिष से संबंधित जानकारियां, सराफा भाव प्रमुख होते थे। धीरे धीरे समय बीता और जब कलाम 8 वर्ष के हो गए, तब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। उन दिनों इमली के भाव तेजी से बढ़ गए थे।
कलाम ने इमली के बीज एकत्रित किए और परचून की दुकान पर बेचकर एक आना कमाया। ये उनकी पहली कमाई थी। विश्व युद्ध के चलते रामेश्वरम पर ट्रेन रुकनी बंद हो गई और शमसुद्दीन के अखबार के गट्ठे अब चलती ट्रेन से फेंक दी जाती थी। उसे कई अखबार यहाँ वहाँ हो जाते थे। शमसुद्दीन को किसी की मदद की जरूरत थी और कलाम को उन्होंने इस काम पर रख लिया। ये थी कलाम साहब की पहली नौकरी। हर व्यक्ति को अपने माता पिता और सामाजिक परिवेश से कुछ संस्कार मिल जाते हैं। कलाम साहब को अपने पिता से आत्मविश्वास और ईमानदारी तथा अपनी माता से ईश्वर में विश्वास और करुणा के संस्कार मिले। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन की कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं थी, परंतु उनमें सहज बुद्धि और सृजनात्मकता थी। बचपन में कलाम साहब के 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। तीनों ब्राह्मण थे और कलाम साहब को कभी लगा ही नहीं वो इन लोगों से भिन्न है। प्रतिवर्ष होने वाले राम सीता विवाह में कलाम साहब का परिवार सारा सामान ले जाने वाली नावों की व्यवस्था करता था। रामेश्वर में जब कलाम साहब 5वीं कक्षा में थे, तब उनके स्कूल में एक नई टीचर आए। कलाम साहब की टोपी को देखकर उन्हें समझ आ गया था कि वो मुस्लिम है। कलाम साहब रामानंद शास्त्री के साथ आगे वाली पंक्ति में बैठते थे। उस टीचर को पसंद नहीं आया कि एक मुस्लिम और ब्राह्मण बच्चा साथ साथ बैठे। उसने कलाम साहब को पीछे जाकर बैठने के लिए कह दिया। कलाम साहब को बहुत बुरा लगा, परंतु वो टीचर की बात मानकर पीछे जाकर बैठ गए। रामानंद शास्त्री भी तब उठकर पीछे जाकर उनके साथ बैठ गए। उसके चेहरे पर रुआसा सा भाव था। इस घटना ने कलाम साहब के बल मस्तिष्क पर बहुत गहरी छाप छोड़ी। जब ये बात लक्ष्मण शास्त्री को पता चली तो उसने उस टीचर को कहा, बच्चों में ऐसा सामाजिक भेदभाव उत्पन्न करना बहुत गलत बात है। या तो वो नौकरी छोड़ दे या माफी मांग ले। उस टीचर ने माफी मांग ली। कलाम साहब के विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर कट्टर ब्राह्मण थे, परंतु कलाम साहब को बहुत पसंद करते थे। अपनी पत्नी की अनिच्छा के बावजूद भी उन्होंने कलाम को अपने घर बुलाया और उनसे कहा, कलाम, मैं तुम्हें शिक्षित बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम बड़े शहरों के बीच उच्च शिक्षित व्यक्ति के रूप में पहचाने जाओ। उनके कहने पर कलाम को रामनाथपुरम में श्वार्ट्ज स्कूल में दाखिला मिल गया। शमसुद्दीन और जलालुद्दीन कलाम साहब की व्यवस्था करने के लिए उनके साथ रामनाथपुरम गए।